अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। इमरान खान इस वक्त शदीद मुश्किल में है। एक के बाद एक उनका सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहा है। और अगर मैं सिंध की बात करूं तो अली जैदी साहब इस वक्त जेल में, फिरदौस शमीम नकवी जेल में है, और कराची के जो सदर थे आफ्ताब सिद्दीकी साहब वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और सियासत से किनारा कशी बकौल उनके इख्तियार कर ली है। तो अब अकरम चीमा साहब को कराची डिवीज़न का सदर नामज़द कर दिया गया है। गो के चीमा साहब पर भी 2 FIR मौजूद हैं जिसमें उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है और उनके छापे भी मारे जा रहे हैं पकड़ने के लिए। इसके अलावा बिलाल गफ़्फ़ार वो भी सदर रहे कराची के, और उनको तो गिरफ़्तार नहीं किया, लेकिन उनका बयान सामने आ गया कि मैंने पार्टी भी छोड़ दी है। उसके बाद पंजाब से बहुत सारे नाम सामने आ चुके हैं। मुसर्रत चीमा, उनके शोहर का नाम सामने आया, जमशेद चीमा साहब का। अब ये भी ख़बर है। इसके अलावा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी पार्टी छोड़ दी है। जबकि ये सब कुछ हो रहा है तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी लोग पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि पार्टी छुड़वाई जा रही है। और कौन छुड़वा रहा है, कैसे छुड़वा रहा है, क्योंकि माजी में ऐसा होता तो रहा है, लेकिन चूँकि 9 मई का जो वाक़या पेश आया उसके बाद ये कहना कि जी पार्टी क्यों छोड़कर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है बनता तो है पूछा जाए कि जनाब जो नहीं छोड़ ले वो क्यों नहीं छोड़ ले। क्योंकि जिस तरह फैसल बावड़ा साहब ने इंकशाफात किए हैं और वो कह रहे हैं कि जी मेरे सामने, मेरे घर में 11 लोग मौजूद थे, मेरे सामने उनको कॉल्स आ रही थी 8 मई की रात, यानी 9 मई की रात को, और 8 और 9 के दरमियानी शब में ये सब कुछ होता रहा कि कॉल्स आती रहीं, बताया जाता रहा कहाँ जाकर किस तरह हमला करना है। तो वो ये शवाहिद मौजूद हैं और ये सब अगर गवाही देंगे, और फिर वीडियोज़ मौजूद हैं और वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि कौन कौन सा रहनुमा है PTI का जो ख़ुद मौजूद रहा, हिदायत देता रहा। मुबशर मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुबशर मीर साहब। क्या कहेंगे PTI छोड़ने वालों की सर लाइन लगी हुई है, इमरान खान साहब मुश्किल में हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे बल्कि पार्टी छुड़वाई जा रही है। मीर साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि माजी में तो खैर हुआ है, नून लीग से काफ लीग बनी, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बन गई, MQM से PSP, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, कहा जाता है इस तरह हुआ है। तो क्या यही इस वक्त सूरत हाल है, या वाकई 9 मई का वाक़या इतना गंभीर है और पार्टी क़यादत मुलव्विस है, बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके अपने लोग भी, ये वजह बनी है? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया इस हवाले से गुफ्तगू करने का। अच्छा, बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि माजी में हमारी बहुत सी मिसालें ऐसी मौजूद हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी निकलती है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेबल्स शुमार होते हैं, तो जो पार्टी जो है वो समझ लें कि थोड़ी उसके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो दूसरी पार्टियों में उनके समझ लें कि आशीर्वाद से चले जाते हैं। ये एक सिलसिला हमारा 50 साल से हम यही, और बल्कि 75 साल से यही देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। इवन पाकिस्तान बनते वक्त 1946 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी लोग मुस्लिम लीग में इसीलिए शामिल हुए थे कि पाकिस्तान बन जाना है। तो लिहाजा ये तो आप समझ लेंगे यहाँ पे जो अंग्रेजों ने जो खानदान पाले थे उनका सिस्टम जो है वो इसी तरह चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो बड़ी डिफरेंट है मेरे नजर में। ग्राउंड पे जो वोट बैंक है वो PTI का नहीं ब्रेक हुआ, उसके जो है रहनुमा जो हैं वो इधर उधर हो रहे हैं। वोट बैंक अभी हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया। हम उस वक्त इस चीज को देखेंगे कि जिस वक्त इलेक्शन हुकूमत कराएगी, और इलेक्शन में अगर इमरान खान की पोजीशन जो है वो खराब नजर आई, जो कि इस वक्त के सर्वेस के मुताबिक तो हाई है, तो फिर समझ आएगी कि हाँ 9 मई का वाकया जो है वो अवाम की जो उसके साथ उनके साथ जो एसोसिएशन है, जो उनकी सपोर्ट है वो खत्म हुई है। तो अभी सरे दस जो एक तरह की जो एक वेव्स आ रही हैं, या अदरवाइज जो है कि हमें इतलात मिल रही हैं, या उनके जो बहुत से जो वर्कर्स के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, और उसमें सबसे अहम बात तो यही आ रही है कि दबाव बहुत है। ये बात बिल्कुल वाजे हो गई है कि दबाव बहुत है सर लोगों दबाव के किस ऊपर। चीज़ का है? क्या ज़मीर का दबाव बहुत है कि 9 मई के वाक़ये में हमारे लोग मुलव्विस रहे हैं तो हम नहीं रह सकते इस पार्टी में, या फिर मतलब गवर्नमेंट की देखिए, तरफ से बात दबाव ये है? है कि मेरा ख्याल है कि एक वाकया हुआ है जो कि अनफॉर्चुनेट है, जिसमें इमलाक जो सरकारी और खास तौर पर जो है वो मिलिट्री की तनसीबात थी उनका नुकसान हुआ, और जो
सूरत हाल पैदा हुई वो अनफॉर्चुनेट है, उस पर सबको जो है वो अफसोस है। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी तहकीकात जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। इसकी तहकीकात की रोशनी में फैसला होना चाहिए। अभी भी जो लोग छोड़ रहे हैं वो बगैर तहकीकात कोई फैसला आए बगैर छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है दबाव से छोड़ रहे हैं। उन्हें हुकूमत की तरफ से दबाव दिया जा रहा है, उनके ऊपर केसेस बनाने का, खास तौर पर जो मिलिट्री एक्ट की बात हुई है और जो दहशतगर्दी के जो क्लाजेज हैं उनसे लोग खौफजदा हैं। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका मेन स्टेक उनका बिजनेस है, वो अपने कारोबार को बचाना चाहते हैं कि कहीं उनका कारोबार तबाह ना हो जाए, तो लिहाजा लोग उस सूरत हाल के पेश नजर जो है वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन बात है और फेयर बात है, फेयर बात ये है कि इस वाक़े की तहकीकात जो है गैर जानिबदाराना होनी चाहिए और जो लोग प्रॉपर इसमें मुलव्वस हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। अच्छा मीर साहब, ये बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही है आपकी बात, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए, करार वाक़ई की सज़ा इन कानून के तहत जो लिखी है वो होनी चाहिए। लेकिन इसमें खान साहब इस वक्त मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, आपको भी सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि खान साहब की पार्टी जिस तरह खुद कह रहे हैं कि जी ये तो ख़त्म करना चाहते हैं मेरी पार्टी को, तो लोग इस तरह छोड़ कर जाते रहे अगले 5-7 दिन और, तो फिर तो खान साहब मेरा ख्याल अकेले नज़र आएंगे। देखें, मेरा ख्याल है कि जो उनकी शख्सियत से लोग वाकिफ हैं उनसे हमें तो यही नजर आता है कि एक वो वक्त था कि जब इमरान खान बहुत मशहूर आदमी था, 92 का वर्ल्ड कप जीता, शौकत खानम बना दिया, और उसके बाद 97 का इलेक्शन हुआ और इमरान खान एक भी सीट नहीं जीत सका था। बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल उस वक्त जितना इमरान खान पॉपुलर था, क्या कम पॉपुलर था? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन नहीं जीत सका। लोगों ने एज ए सियासतदान उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अब लोगों ने उसको एज ए सियासतदान एक्सेप्ट किया हुआ है और उसके अंदर जो लोग उसके साथ समझ लें कि एसोसिएट हैं, उनको उनके अंदर जो है लीडरशिप भी नजर आती है, उम्मीद भी नजर आती है। नहीं तो आपको मीर साहब इस वक्त नहीं आती। नहीं, मीर साहब आपको 2013 और 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में खान साहब इस वक्त कहाँ नजर आ रहे हैं? उतनी पोजीशन है, उससे ज्यादा? मेरे ख्याल में तो ग्राउंड पे इमरान खान ज्यादा ताकतवर है 2013 और 18 के मुकाबले में। बैंक के हवाले से इमरान खान इस वक्त ज्यादा ताकतवर है। अगर ताकतवर नहीं होता तो 14 मई को हुकूमत इलेक्शन करा रही होती, और उसका सबूत ये है कि जो इलेक्शन ना कराना और उससे फरार हासिल करना, ये इमरान खान जीतता हुआ नजर आता है। लेकिन यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो गई, 9 मई के बाद की सिचुएशन पैदा हुई या अभी चल रही है और इसके अभी पूरी तरह ये ओवर होगी, मामलात जो हैं वो कहाँ जाके रुकते हैं उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल जो एक चीज नजर आ रही है कि इमरान खान के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो इस वक्त पीडीएम की क़यादत में किसी के पास नहीं है। वो इंटरनेशनल मीडिया में सबसे ज्यादा जो है वो सुना जाता है। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं सुना जाता। पाकिस्तान का इस पूरी पीडीएम की कोई एक जो भी इवन के जरदारी साहब साबिक सदर है, उनको भी इंटरनेशनल मीडिया में कोई जो है ना वो नहीं है कि उनको कोई उनसे बात करता हो। अच्छा, तो इमरान खान को तो ये बहुत बड़ा एज है कि उसकी वॉइस जो है वो वर्ल्ड ओवर जाती है। सर इस वक्त दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो खबर ये गर्दिश करती रही, कितनी सदाकत है आपके पास, ज़ाहिर है ज़्यादा सोर्सेज हैं, आपको पता होगा। एक तो कि खान साहब को ऑप्शन दिए गए कि जनाब आप बाहर चले जाएं, वरना फिर अंदर जाएंगे आप तो फिर लंबा अंदर चले जाएंगे, खान साहब को ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा, अमेरिका से जो मदद मांगना, मुबैना जो फ़ोन कॉल जो सामने आई कि जी अमेरिका से अब हेल्प मांग रहे हैं खान साहब, एब्सोल्युटली नॉट कहने के बावजूद भी, इन दोनों बातों को आप किस तरह देखते हैं? कि एनआरओ की कोई बात हो रही है, खान साहब को कहा जा रहा है मियाँ साहब की तरह आप भी बाहर चले जाएं 10 साल 5 साल जो भी एक माहिदा करके, या फिर अंदर तो जाना पड़ेगा आपको? मेरा ख्याल है जो पहली आपने एनआरओ की बात की है वो मैं अगेन उसमें बात कहूंगा कि इमरान खान की शख्सियत, इमरान खान की शख्सियत को जो लोग जानते हैं, गुज़श्ता 50 साल से वो मीडिया में हैं, उनको लोग जो हैं वो फिर उसका कई ऊंच नीच उतार चढ़ाव सामने हैं, तो हमें तो नहीं नजर आता कि वो एनआरओ जो है ना वो कोई एक्सेप्ट करता हुआ नजर आता है। सर लेकिन तो ऐसे जी सर, उनको जो ऑफर हुई है उन्होंने इनकार किया है। सर ऐसे हालात इससे पहले तो खान साहब का वास्ता नहीं पड़ा?
नहीं वो ठीक है, लेकिन एक बंदे के अंदर एक अपनी एक शख्सियत भी होती है ना, उसको अच्छा। जैसे मर्जी हालात आ जाए वो उसमें से गुजरता है। और तो सर, सारे लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी तक की इतलात हैं या बाखबर जराए की इतलात हैं कि उनको जो उनके दोस्तों की तरफ से या उनके दोस्तों के जरिए से पैगाम गया है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, ये वकील अब करीम डैडी हो कोई और हो, जो भी लेकर गया पैगाम, उनको आप कह रहे हैं मना कर जी जी, दिया? वो दोस्त ही है ना उनके, तो वो उस हवाले से तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी दूसरी बात जो आप फरमा रहे थे, क्या कह रहे थे आप, दूसरा आपका? अमेरिका को जो पुकारा और अमेरिकन जी जी, कांग्रेस के अच्छा, हवाले अब से बयान। ये जो चीज है कि जब आपके ऊपर जो है वो बहुत कर्ज हो, बहुत ज्यादा आपको स्नब किया जा रहा हो, उसके बारे में, और आपकी पार्टी को किया जा रहा हो, आपके कारकुनों को किया जा रहा हो, तो दुनिया को बताना, ये कोई मदद मांगना या ये कहना कि जी इस पे आप आवाज उठाएं, ये कोई कोई वो तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है इसमें कि आपके ऊपर अगर जुल्म ज्यादती हो रही है तो आप दुनिया को बताएं कि मेरे ऊपर ज्यादती हो रही है, तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, आप समझते हैं कि जायज़ है? भाई आप जायज, आप मुझे बताएं कि आप जुल्म सह रहे हो और आपकी सुनवाई ना हो रही हो, सर तो जुल्म आपको आप चीखने से भी मना कर रहे हैं। नहीं, तो सर आप 9 मई का वाकया मोशी मीर साहब, उसको देखते हुए भी आप समझते हैं कि जुल्म हो रहा है इमरान खान के ऊपर? नहीं नहीं, देखिए जुल्म इमरान खान पे, आप, मैं वही बात आप शुरू की बात करूंगा कि जिन लोगों ने जलाओ गिराव किया उनको पकड़ के तो सजा दें, इसमें कौन मना कर रहा है? भाई आप देखिए, वीडियोस आपके सामने हैं, आपके सामने एविडेंस है, आप निकालें, जो जो बंदा उसमें मुलव्वस पाया जाए उसको सजा दी जाए, उसको कोर्ट में लाया जाए, तो सर उसके ऊपर ट्रायल होना तो चाहिए। इसके अलावा फिर क्या लेकिन हो रहा है? आप जुल्म क्या हो इसका रहा है? ये मतलब नहीं आप ले सकते कि भाई इसमें कोई पार्टी का डिसीजन था, पार्टी ने कोई फैसला किया था कि भाई ये काम हम करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो कि पार्टी की तरफ, अच्छा मैं इस पे बयान शामिल करना चाहूँगा फैसल वावड़ा साहब का, जिन्होंने कहा कि पीटीआई की जानिब से आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमले की प्लानिंग की थी। और वो कहते हैं जी 11 लोग थे जो 8 और 9 मई की रात उनके घर पर थे, एमएनए उन पीटीआई के इस्लामाबाद में, और मेरे सामने टेलीफोन पर उन कॉल्स आ रही थी और स्पीकर ऑन किया हुआ वो था, तो सारी बातें पीटीआई में सुनी। है ही नहीं। अब वो कैसे पीटीआई की बात कर रहे हैं? वो तो पीटीआई से निकाल दिए गए हैं। अच्छा, जो जो पीटीआई छोड़ रहा है, खासतौर पर आज फैजल नहीं चौहान नहीं, साहब ने भी। फैसल वावड़ा की आप बात कर रहे हैं ना, जी वो जी, कब पीटीआई में है? पीटीआई छोड़ चुके हैं, लेकिन सर करीबी साथी तो रहे हैं वो तो भी। फिर उसके सामने कौन सी कालें आ रही थी कि फैसला हुआ? 11 वो तो लोग, पार्टी में ही नहीं है। जी जी, 11 लोगों को उन्होंने पनाह दी भाई थी। ये तो अजीब बात है, वो कैसे, मैं तो इस बात को समझने से कातर हूं कि जो बंदा पार्टी में ही नहीं है उसके सामने कौन सा फैसला हो सकता है? नहीं, आपने सुना नहीं, वो कहते हैं 8 और 9 मई की रात मेरे घर पर कुछ लोग आए थे जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, एमएनएस थे, उनके पास क़यादत के लिए कॉल आ रही थी कि सुबह ये करना है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज हमें, हमारे साथ जो, जब दूसरी ऑडियो वीडियोस लीक हो रही हैं तो वो ऑडियो भी लीक हो जानी चाहिए फिर। अच्छा, वो अगर आ गई तो फिर कि इसका अगर मतलब है। क्यादत की ये ऑडियो जो है वो लीक हो जानी चाहिए कि आप लोगों ने करना है। देखिए ये बात समझ से बालातर है कि इमरान खान एक एक बंदे को कॉल करके कह रहा था कि सुबह आपने ये करना है। नहीं, पार्टी क़यादत से मुराद सर पहले जाहिर है सबको खान साहब तो नहीं कर सकते। अच्छा मीर साहब, कराची में जाहिर है आपको भी, सबको जानते हैं यहाँ भी, महमूद मौलवी साहब ने पार्टी छोड़ी, उनसे मेरी बात हुई एक प्रोग्राम के हवाले से, प्रोग्राम में थे और मैंने जब उनसे पूछा कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ 9 मई को, तो क्या ऊपर से कॉल्स आ रही थी, मेरा इशारा इमरान खान और बाकी लोगों की तरफ भी था जो पार्टी के बड़े लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल 9 मई को इसी तरह हुआ कि ये कॉल्स आती रही कि फ़लाँ जगह जाना है, ये करना है, बसें जलानी है या फ़लाँ करना है। उनके अल्फाज ये हैं कि जी पार्टी आला क़यादत की तरफ से हिदायत आ रही थी सबके पास। देखें, ये सारी बातें जो हैं ये इसी तरह ही हैं कि इसकी तहकीकात के बगैर इसका नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन महमूद मौलवी साहब का भी जो मेन स्टेक है वो उनका कारोबार है, भाई उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। अब वो अपने बिजनेस को जो है वो दाव पे नहीं लगा सकते, अपने बिजनेस को सेव करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी और है। नहीं, तो जिसकी जब वजह उसने से कुछ उन्होंने किया सियासत नहीं। से खुद को अलहदा किया है। अच्छा, देखिए कराची की मैं अगर बात करूं ना, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, आप उसको आगे सारे समझ जाएं। कराची में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, बल्कि कराची का तो बहुत ही लोग इसी से वाबस्ता है। लेकिन इनके कई एमएनए एमपीए जो हैं या और रहनुमा जो हैं वो बिल्डर है। अब बिल्डर का बराह रास्त वास्ता जो है वो सूबाई हुकूमत से पड़ता है, ठीक है।
और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जहां पे उनका वास्ता जो है वो आप समझ लें कि हमारे मुल्क के जो बाकी बड़े बड़े इदारे हैं उनके साथ भी उनका वास्ता पड़ता है। जैसे कि आफ्ताब सदीकी का आपने नाम जी सुना, जी उनकी जी, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। कराची के सदर तो भी थे, लिहाजा बिल्कुल। ऐसे लोग जिनका मेन स्टेक उनका कारोबार है, सियासत उन्होंने कवर के तौर पर ली हुई थी, उनसे आप ये इतनी तवक्को ना करें कि वो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं कि वो अपना कारोबार खत्म करवा लें। तो लिहाजा अभी नहीं तो जो कारोबार सूरत-ए-हाल कौन है, खत्म कर देगा सर? भाई गवर्नमेंट जो लोगों को पकड़ रही है, बगैर एफआईआर के भी पकड़ रही है, वैसे ही पकड़ रही है। जाहिर है वो नामालूम हुकूमत के। सूबाई हुकूमतें, आप देखें अच्छा चारों सूबाई हुकूमतें जो हैं वो क्या लोगों को नहीं पकड़ रही? फेडरल बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं पकड़ रही? बिल्कुल पकड़ रही है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, कहां बहुत फिर सारे जा लोग रहे हैं हैं। लोग? बहुत अच्छा से लोगों के बारे में तो पता भी नहीं चल रहा कि वो किधर हैं, उनको ट्रायल के लिए पेश किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये भी अच्छा नहीं पता चल रहा। तो मिर्जा लिहाजा अभी जो कैफियत है उसमें पीटीआई जो है वो स्ट्रेस में है। उसके ऊपर जो है वो यही दबाव जो है वो गवर्नमेंट्स का दबाव है। अच्छा गवर्नमेंट का और दबाव आप उनके कह रहे हैं लोग जो मिर्जा है साहब, अभी इसमें अब मैं। अच्छा अभी एक और बात समझ लें आप मुझे बताएं कि कितना 26 एमपी हैं सिंध असेंबली में। जिस दिन बल्दियाती एक्ट का बिल जो है तरमीमी बिल पास हुआ, मेयर के इलेक्शन के हवाले से तरमीम की गई, उस दिन 26 में से एक बंदा भी नहीं हाजिर हुआ। क्यों नहीं हाजिर हुआ? कि उन्हें पता था कि वो गिरफ्तार होंगे, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा तो और सियासत। वो रूपोश है। अच्छा सर, इसमें उनमें से मैं चाहता हूं कि हमाद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी तजयकार उनको भी शामिल कर लूं। हमाद हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि जी इस वक्त खान साहब के जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, मीर साहब का ये कहना है कि जनाब ज़्यादातर तो वो लोग हैं जो कारोबारी हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, वो नहीं चाहते उनका कारोबार तबाह हो जाए, इसलिए छोड़ कर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं सर, सिर्फ एक यही वजह है पार्टी छोड़ने की? देखिए मैंने पहले सुना तो नहीं कि दूसरे गेस्ट आपके साथ होने जो भी बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल मैंने थोड़ी बहुत बात सुनी जिन्होंने कहा कि कारोबारी हवालों से लोग जा रहे हैं। तो अगर कारोबारी हवालों से सियासी लोग जा रहे हो तो माजी में बड़े बड़े कारोबारी सियासत से वाबस्ता रहे, सियासी जमातों से वाबस्ता रहे, उन्होंने आमरीतों और सियाह मार्शल्लाहों का सामना किया। क्या शायद खाकान अब्बासी का बड़ा कारोबार नहीं था? क्या ख्वाजा आसिफ कारोबारी नहीं थे? क्या दूसरे लोग कारोबारी नहीं थे? उन लोगों ने मुशर्रफ के खौफनाक मार्शल्ला को फेस किया था और अपनी पार्टी के साथ डट कर खड़े रहे। वो जेलें भी काटते रहे, सजाएं भी काटते रहे, बहुत मुश्किलात का सामना भी किया। लेकिन असल मसला ये था कि उन लोगों का कारोबार ट्रांसपेरेंट था, वो सिर्फ बिजनेस करते रहे, वो या उनके फैमिली के लोग बिजनेस करते रहे। जब मुश्किल वक्त आया तो उसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया गया मार्शल्ला हुकूमत ने, नेब के जरिए, अदालतों के जरिए, दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के जरिए, लेकिन चूंकि उसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं। दूसरी बात यह है कि उसमें जो लोग शामिल थे उन जमातों में, खा वो मुस्लिम लीग नून थी या वो पीपल्स पार्टी थी, जब भुट्टो साहब पे बुरा वक्त आया था और ज़िया का खौफनाक मार्शल्ला मुसल्लत हुआ था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की क़यादत खड़ी रही। आफ्ताब शेरपाव से लेकर जहांगीर बदर तक सब लोग जेलों में जाते रहे, कोड़े खाते रहे, सजाएं काटते रहे, लेकिन वो डटकर अपनी जमातों के साथ खड़े रहे। बाद में नवाज शरीफ के दौर में भी हमने ऐसा देखा। अब जो मौजूदा मंजरनामा है वो एक तो ये है कि पीटीआई दौर में जो लोग खींच कर लाए गए थे, जो एजेंसियों ने, जो फौजी जर्नलों ने, फैज़ हमीद से लेकर शुजा पाशा तक के लोगों ने जो उसको उस रेवड़ को खींच कर लाए थे और पीटीआई में उसे ठोंस दिया था, जाहिर है कि उन लोगों ने फिर अपने फायदे भी निकालने थे, बहुत बड़ी करप्शन हुई। दूसरी बात ये कि वो चूंकि सियासी लोग नहीं थे, वो तो एजेंसियों के लोग थे, उनके इशारे पर आए थे। अब वो लोग मुश्किल हालात में कैसे डट कर खड़े होंगे? अच्छा बेसिकली ये जो मुबश्शिर मीर साहब, अब मसला ये है कि नज़रियाती लोग हों, ग्रास रूट लेवल से नीचे से आए हों, सियासत में पुराने हों, ये तो वो थे जो अचानक शामिल हो गए और फिर जाहिर है कुछ फ़ायदा लिया पार्टी से, जहाँ बुरा वक्त आया छोड़ कर चले गए। क्योंकि जो हमाद साहब ने बात की वो भी आपने सुनी कि जनाब बड़े बड़े लोग तो हर पार्टी में रहे हैं और बुरा वक्त भी आया है, इस तरह छोड़ कर नहीं गए वो। भैया मैं अर्ज करूं, नवाज शरीफ साहब क्यों मुल्क छोड़ के चले गए थे? जाहिर एक माहिदे के तहत जाना पड़ा उनको भी। क्यों किया था?
भाई उन्होंने बुरा वक्त का सामना क्यों नहीं किया पाकिस्तान में रहते हुए? वो क्यों चले गए थे जनाब, और अभी क्यों चले गए हुए? बेटी के साथ वापस आए थे लंदन से, क्यों अपनी चले गए अपनी थे? जहां उस बलद वक्त क्यों जाके वहां चले गए थे? अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के क्यों गए थे? वो दबाव क्यों नहीं बर्दाश्त किया था उन्होंने? और अभी उन्होंने क्यों दबाव बर्दाश्त नहीं किया? अच्छा जी, क़यादत इस दबाव बर्दाश्त नहीं करती, कारकुन फिर कर लेते हैं। भाई आप जब इतना बड़ा नाम जो है सियासत का, वो चले गए। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो सियासत होती है वो खा किसी भी पार्टी में लोग हों, खा वो पीटीआई के लोग हों या नून के हों या पीपल्स पार्टी के हों, आप बाकी पिछली सियासत को छोड़ भी दें या आप पिछले 20-22 साल की सियासत की स्टडी कर लें, ये मामला तो ऐसे ही चलते हैं भाई। इसी तरह लोग जो हैं आते भी हैं और चले भी जाते हैं, पार्टियां बदलते रहते हैं और मफादात के तहत होता है। दूसरा ये है कि मैक्सिमम पार्टियां जो हैं वो उनमें जमहूरियत का एलिमेंट नहीं है, फैमिलीज का गेम है। और फिर छोटी छोटी फैमिलियों की भी आगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो है पोजीशन ये है कि उन्हें अपना वहां का इक्तदार बचाना है। अब अगर एक फैमिली जो है वो जिला जंग में जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है तो उसको बरकरार रखना उसका टारगेट है। उसके लिए ये नहीं है कि कौन सा जो है वो वाकया हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। उसने सिर्फ देखना है कि जो इस वक्त जो वेव है उसमें उसका फायदा किस तरफ जाने में है, जिस तरफ जाने में उसका फायदा है उस तरफ जा रहा है। यहाँ पे कोई नजरियात के लोग जो होते हैं वो हमेशा बहुत थोड़े होते हैं, उस पे आप इतना नहीं कर सकते कि वो स्टैंड ले सकते हैं, बुरे वक्त का सामना कर सकते हैं, वो कम लोग होते हैं। तो अब सियासत आपको नहीं, तो मीर साहब इस वक्त जो सियासत है उसमें सियासी मंजरनामे में आगे चलकर आपको खान साहब नजर आ रहे हैं, अगर इस तरह किसी भी वजह से पार्टी छोड़कर लोगों की? देखें, हम तो फिर वो अगर जो है ना वो हिस्ट्री को देखें तो जब इतना एक पार्टी को इतने बड़े लेवल पे भी डिप्रेस और उसको अंडर स्ट्रेस रखा गया, फिर भी वो बाहर निकल के फिर वो दोबारा पार्टी की शक्ल इख्तियार कर गई। इवन नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो अपना वोट बैंक जो है उसका मौजूद था, वो दोबारा जो है वो पांव पे खड़ी हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी पांव पे खड़ी हुई थी। इसी तरह अब ये वक्त इनके ऊपर आया है, आगे जाके पता चलेगा कि जो मैं बात कर रहा हूं कि ग्राउंड पे उनका वोट बैंक खत्म नहीं हुआ, नौजवानों की बड़ी तादाद उनके साथ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। तो आप देखें कि वो आगे जाके मुझे भी नहीं लगता कि ये खत्म होगी नजर नहीं आ रही आपको? ठीक है, आखिरी बात करूंगा कि देखें ओवरसीज पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है और वो मैक्सिमम जो है वो इमरान खान के हामी हैं। इसी वजह से उनका वोट राइट खत्म किया गया है। अच्छा, ये समझते हैं आप। हमारा साहब क्या कहेंगे आप इस पर? जी अभी जो मीर साहब ने बात की कि नवाज शरीफ क्यों गए थे, भाई नवाज शरीफ गए नहीं थे। नवाज शरीफ तो अपनी आखिरी सांसें लेती बीवी को छोड़कर अपनी बेटी के साथ लाहौर एयरपोर्ट वापस उतरे थे और अडियाला जेल गए थे। भाई मैं नवाज शरीफ के दौर की बात नहीं कर रहा हूं, परवेज मुशर्रफ के दौर में। आप मुझे बोलने दे, मैं आपका जवाब देता हूं। दूसरी बात, जब वो अडियाला जेल में थे तो ये इमरान खान की हुकूमत का मेडिकल रिपोर्ट था, यास्मीन राशिद का प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पे है, शीरीन मिजारी का बयान रिकॉर्ड पे है कि नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं, उसे फौरी तौर पर भिजवा देना चाहिए। वो इसी हुकूमत ने वापस भिजवाया, हालांकि वो तो आए थे। दूसरी बात, अभी ख्वाजा का स्टेटमेंट आ गया है कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था। आप मुझे इंटरप्ट न करें, मुझे एक मिनट सुन ले। देखिए, दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ के आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? वो कोई वज़ीर आज़म है, कोई काबीना के रुकन है, उसका इससे क्या ताल्लुक है कि अब वो आते हैं या नहीं आते? जब वक्त था वो आया भी था, वो लाहौर एयरपोर्ट उतरा भी था, वो जेल भी नहीं। तो हमारा साहब, आप लीडर को आवाम के बीच में नहीं होना चाहिए? लीडर आवाम के बीच आया था, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब क्यों नहीं आ रहे? अब तो अपनी हुकूमत है सर उनकी। देखिए, अगर उनके हेल्थ के मसाइल हैं, ठीक है। नहीं, अब तो हेल्थ के मसाइल नहीं रहे ना सर। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि अब तो फिट हैं बिल्कुल और सफर कर सकते हैं, सऊदी अरब तक आ सकते हैं, तो पाकिस्तान आने में क्या है? वापस आना चाहिए। मैं इसकी हमायत करूंगा कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। तो खान साहब की सियासत में क्या कहेंगे? खान साहब की सियासत मजीद कंटिन्यू होगी नहीं होगी, जो हालात हैं?
देखें, खान साहब की सियासत, पहले तो वो अगर सियासत की तरफ आएंगे तो उनकी सियासत कंटिन्यू होगी। उनकी सियासत क्या है, वो आज भी कह रहे हैं कि मैं किसी सियासी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आर्मी चीफ से मुज़ाकरा करूंगा। ये है उनकी सियासत। ये भुट्टो साहब ने कब कहा था कि मैं आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करूंगा? नहीं किए। एमआरडी बनी उनकी फांसी के बाद, बेनजीर भुट्टो एमआरडी का हिस्सा रही। नवाज शरीफ के दौर में एआरडी बनी जब वो जलावतन थे, जब वो अटकेला काट रहे थे। सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर चले। इमरान खान सियासी कुव्वतों के साथ नहीं चल रहे हैं। वो कहते हैं कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ मिलकर चले। यही फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की सियासत इस सूरत हाल में, जो मौजूदा मंजरनामा है, जो मारूजी सूरत हाल है, उसमें इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो सियासी को तस्लीम ही नहीं करते। मेरे साहब आखिरी कमेंट आपके भी जिंदा नजर नहीं आ रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा, जब परवेज मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात उनके शुरू होने लगे थे, खुफिया मुज़ाकरात दुबई में, जो दुबई में हुए थे, जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ हमारी तरफ से बात करने के लिए कौन आए, तो उन्होंने कहा आईएसआई के सरबराह जनरल परवेज कियानी को भेजा जाए। जनरल परवेज कियानी ने मुज़ाकरात किए थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा अक्सर कहती थी कि पाकिस्तान में दो पार्टियां हैं, एक आईएसआई है और एक पीपल्स पार्टी है। हमाद साहब जी, बेनजीर भुट्टो ने अगर आईएसआई के सरबराह से मुज़ाकरात किए थे तो मैं तो इसकी हमायत नहीं करता। मैं तो बेनजीर भुट्टो की पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं, मैं तो एक सहाफ़ी हूं, मैं तो साफियाना नहीं। इसमें बात ये है हमाद साहब के मकसद ये है कि अगर खान साहब आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं आज भी कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए, मैं तो तैयार हूँ, और लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म कठपुतली हैं, इस वक्त मेरी पार्टी हर सूरत ख़त्म करके दम लेंगे। तो इस वक्त आपने कहा उनकी सियासत नज़र नहीं आ रही। मीर साहब कहते हैं जी अब ज़ाहिर है वोट बैंक तो उनका है, अब ठीक है लोग छोड़कर जा रहे हैं उनको, लेकिन वोट बैंक इस तरह तो ख़त्म नहीं होगा। देखिए, ये वोट बैंक वही रवायत, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो वही वोट बैंक नहीं है जो पीपल्स पार्टी का था या मुस्लिम लीग का था। अच्छा, और वो नहीं टूटा। मैंने पहले भी कहा कि तो आप इसको सियासी जमात नहीं, इसका मतलब है फैन क्लब समझ रहे हैं। मुझे एक मिनट आप देते। देखिए, भुट्टो साहब फांसी घाट में थे, लेकिन उनकी पार्टी डटकर खड़ी रही। उनके कारकुनों ने लाहौर में खुदसोजियां तक की थी। नवाज शरीफ अटक किले में थे, जलावतनी काट रहे थे, लेकिन वो सियासी कुव्वतों के साथ राब्ते में थे और वो एआरडी भी बनी थी। उससे पहले बेनजीर भुट्टो एमआरडी के साथ चलती रही। इमरान खान कौन सी सियासी इत्तेहाद के साथ चल रहे हैं? दूसरी बात ये कि पीटीआई बनी 1996 में थी, और पाकिस्तान का सियासी मिजाज ये है कि जब कोई सियासी जमात फौरी तौर पर पॉपुलरिटी गेन न करे तो वो खत्म हो जाती है। जिस तरह मुस्तफ़ा जतोई की नेशनल पीपल्स पार्टी बनी थी या फारूक लगारी की मिल्लत पार्टी बनी थी, उन्होंने फौरी तौर पर पॉपुलरिटी को गेन नहीं किया और वो जमातें खत्म हो गई। लेकिन बाज़ जमातों ने फौरी तौर पर पॉपुलरिटी को गेन किया और वो जिंदा रही, और उनमें एक पीपल्स पार्टी भी थी और मुस्लिम लीग नून भी थे। जबकि पीटीआई का मामला अलग है। पार्टी 1996 में बनी और पॉपुलरिटी 2011 में, यानी तकरीबन 15-16 साल बाद उनको मिली अचानक, जब लाहौर का जलसा शुजा पाशा ने करवाया। तो जिस तरह ये जमात बनी थी उसी तरह ये जमात खत्म भी हो रही है। यही तो हमारा रोना है कि इमरान खान से हम बार बार यही हम चीख रहे हैं मुद्दत से कि आप सियासी कुव्वतों के साथ चले, आप मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट को भूल जाएं। अगर आप सियासी कुव्वत हैं तो आपको अपनी सियासी बात करनी चाहिए। ये जो बात आप कर रहे हैं मीर साहब, आखिरी कमेंट आपके, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मीर साहब सियासी, मैं तो अपनी बात कर चुका। जो मेरी बात थी उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का तारीखी जो बात थी वो नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया था गलत था। मैं सिर्फ एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान की सियासत जो है वो कोई सियासत नहीं है, यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स में जो प्लेयर जो होता है वो आंख का तारा एक वक्त होता है और एक वक्त में वो नहीं भी होता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें ये ग्राउंड रियलिटीज जो हैं इनको समझना भी चाहिए कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो जिस अंदाज से चल रही है इतने सालों से, उसके अंदर वो सियासत नहीं है। हमें सियासी माहौल क्रिएट करने के लिए सियासत होनी चाहिए। अभी आप देखें, कोई
सियासत तो नहीं हो रही कि मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, ये सियासत तो नहीं है। फैसले तस्लीम किए जाने चाहिए। मीर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। अफसर वक्त खत्म हुआ मेरे पास। जो दुनिया में सुप्रीम कोर्ट को तो अपने को तस्लीम नहीं करती। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका, बशीर मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमाद हसन साहब आपका, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में इस पर मज़ीद डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि बहुत अहम ये सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान में। जो इस वक्त सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं, इमरान खान साहब मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, उनके लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब मीर साहब का ये कहना है कि जी वोट बैंक तो ज़ाहिर इससे ख़त्म नहीं हो सकता, लोग जा रहे हैं, आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। हमाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुना। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू से आप किस हद तक सहमत हैं, इसका रहेगा हमें इंतज़ार आपके मैसेजेस के ज़रिए, और हमें पता चलेगा आपको इन दोनों में से किसकी बात ज़्यादा करीब लग रही है आपको। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। बोलने के बाद